हेलो दोस्तों। आज हम समझ लेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आपको याद होगा कि मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी एंड पावर्स होते हैं वो रिक्रूटमेंट एंड मैटर्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर्स के बारे में होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में सभी जानकारी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस बात से कि रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट में क्या फर्क होता है। तो समझ लीजिए कि रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ये दोनों अलग डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट कंसेप्ट्स है, वो सेम नहीं है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एंड रिजल्ट होती है, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का आखिरी नतीजा जो होता है वो अपॉइंटमेंट में होता है। यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब शुरू होती है तो वो अपॉइंटमेंट पर जाकर रुकती है, अपॉइंटमेंट पर खत्म होती है। जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये जो रिक्रूटमेंट ये टर्म है इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि एनलिस्टमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस, सिलेक्शन और अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट वगैरह। और इसी के कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन में अपॉइंटमेंट ये शब्द का मतलब है एक्चुअल एक्ट ऑफ पोस्टिंग अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर ऑफिस। किसी व्यक्ति को उस जगह प्रत्यक्ष रूप में जब नियुक्त किया जाता है तब उसे अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट ये केवल एक शुरुआती प्रोसेस है जो कि इवेंचुअली अपॉइंटमेंट इन सर्विस में रिजल्ट हो सकता है या उसका एंड हो सकता है, मगर रिक्रूटमेंट ये अपॉइंटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट तो सारे प्रोसेस की शुरुआती भाग है जो कि अपॉइंटमेंट में खत्म होता है। और जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन ये भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है और ये अपॉइंटमेंट के पहले आता है। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, इनका फर्क बिल्कुल हमारे दिमाग में स्पष्ट हो। देखिए, वैकेंसीज नोटिफाई करना, एप्लीकेशंस इनवाइट करना, उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी करना और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है उनकी एक लिस्ट बनाना, उनकी फाइनलाइज करना, जिसको शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं, वो करना। और उसके बाद अगर रिटन टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में तो रिटन टेस्ट कंडक्ट करना, या ओरल टेस्ट होगी तो ओरल टेस्ट कंडक्ट करना, या इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू कंडक्ट करना, और फिर सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूव करना। ये सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अलग 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 स्टेप्स हैं। तो यहां पर समझने की बात यह है कि रिक्रूटमेंट तो ये केवल एक इनिशियल प्रोसेस है विच माइट लीड टू एन इवेंचुअल अपॉइंटमेंट इन द सर्विस। अब यहां तक समझने के बाद हम ये समझेंगे कि क्या रिक्रूटमेंट के लिए रूल्स यानी कि नियम जरूरी होते हैं। तो देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने के पहले ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इवन स्टैट्यूटरी रूल्स, यानी कि कानून के मुताबिक नियम बनाना ऑब्लिगेटरी नहीं है। मगर अगर रूल्स बने हैं या अगर वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन उपलब्ध है जो इशू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस गवर्न करने वाली, तो वो नियमों का पालन या वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस का पालन होना जरूरी है। और अगर ऐसा पालन ना करते हुए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे चली तो इसके वजह से रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट इनवैलिड भी ठहरा ही जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो भी नियम उपलब्ध है वो नियम भी वैलिड होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। तो फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए नियम बने रहना जरूरी नहीं है। अथॉरिटीज को शक्ति होती है कि उनके जनरल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो उनके अंदर होता है पहले से ही, जनरल शक्ति, जनरल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके तहत वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनेल को नियुक्त कर सकते हैं। रमेश प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने
स्पेसिफिकली ये कहा था कि सर्विस कॉन्स्टिट्यूट होने के पहले या पोस्ट क्रिएट होने के पहले या पोस्ट को फिलअप करने के पहले ये जरूरी नहीं है कि रिक्रूटमेंट रूल्स बने हो। उसका कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बात बहुत ही वेल नोन है कि रूल मेकिंग प्रोसेस जो होती है यह बहुत ही समय लेती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें बहुत सारे अथॉरिटीज के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से भी कंप्लाई करना जरूरी होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन की जो जरूरतें हैं, जो एक्सीजेंसीज है, जो इमरजेंसीज है, ये कई बार ऐसा 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 कई बार उनकी जरूरत होती है कि तुरंत एक सर्विस या पोस्ट क्रिएट करें और उसको भरें। और अगर ऐसे समय रूल्स बनने की राह देखते रहें तो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम एफिशिएंट नहीं रहेगा, पब्लिक डिपार्टमेंट्स में पर्सनल उपलब्ध नहीं रहेंगे और पूरा जो गाड़ा है सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो रुक जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे एक केस में, जो कि जे एंड के पब्लिक सर्विस कमीशन की केस है, उसमें कहा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स ये कोई कंडीशन प्रीसिडेंट नहीं है रिक्रूटमेंट के पहले। कंडीशन प्रेसिडेंट यानी ऐसी कंडीशन जो कोई भी चीज या कोई भी काम करने के पहले अस्तित्व में होना ही चाहिए। तो नियमों की उपलब्धता ये कोई बात वैसी नहीं है कि वो नियम उपलब्ध होने ही चाहिए। बिना नियम उपलब्ध होते हुए भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति होने के बाद भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर वहां नियम बने हैं या तो किसी स्टैच्यूट के अंदर, स्टैच्यूट यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, उसने दी हुई शक्ति के तहत अगर गवर्नमेंट ने कोई नियम बना के रखे हैं, या फिर ऐसे अगर नियम भी नहीं बनाए तो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन जारी की है, जैसे कि गवर्नमेंट रिजोल्यूशन या कोई सर्कुलर इस तरह से कोई जारी किया हुआ है, तो उन नियमों का पालन करके ही रिक्रूटमेंट करना आवश्यक है। फिर ये नहीं कह सकते कि हम वो नियमों को नहीं मानेंगे और हम अपने अलग मर्जी से रिक्रूटमेंट करेंगे, ये चलेगा नहीं। अगर नियम है तो उनका पालन जरूरी है। नियमों का भंग करके की हुई रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये गैर कानूनी मानी जाएगी, ये इलीगल मानी जाएगी और उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा कोर्टों की तरफ से। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई थी कि अगर नियम है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है, तो वो भी वैलिड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो नियमों का कोई मतलब नहीं, वो नियम खुद ही इनवैलिड है। और ऐसे इनवैलिड नियमों के तहत की गई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनवैलिड ही रहेगी। इसीलिए नियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होने चाहिए। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ये समझते हुए कि ये जो अपॉइंटमेंट की पावर होती है उसका स्वरूप क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो नेचर ऑफ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ये बहुत ही वाइड एम्पलीट्यूड का होता है और इसके अंदर ये भी पावर समाविष्ट है कि इंटरिम अपॉइंटमेंट भी की जाए या फिर कोई अपॉइंटमेंट भी ना की जाए। इंटरिम अपॉइंटमेंट यानी कि अंतरिम नियुक्ति, टेम्पररी नियुक्ति वो कर सकते हैं। इतनी वाइड पावर है, या तो अंतरिम नियुक्ति भी कर सकते हैं या कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं कर सकते। ये अपॉइंटमेंट के पावर का नेचर है, उसकी शक्ति का स्वरूप है। अब हम समझेंगे कि रेगुलर अपॉइंटमेंट की क्या शर्तें होती है, क्या कंडीशंस होती है। तो रेगुलर अपॉइंटमेंट जब भी करनी होती है तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने के पहले रेगुलर अपॉइंटमेंट की क्या जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि पोस्ट्स का अस्तित्व में होना, और दूसरी बात ये पोस्ट्स वैकेंट होना, खाली होना। ये तो सीधी साफ बात है। अगर पोस्ट्स अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब कि सैंक्शन पोस्ट्स जो मान्यता की गई है ऐसी पोस्ट्स उपलब्ध नहीं है, और जब तक ये पोस्ट वैकेंट नहीं है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रेगुलर पद्धति से शुरू ही नहीं हो सकती।
ये तो कंडीशन प्रीसिडेंट है कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। मगर ये जो बात मैंने अभी बताया कि पोस्ट का अस्तित्व में होना और वैकेंसीज रहना, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट की बात है। ये बात दूसरे टाइप के रिक्रूटमेंट के लिए लागू नहीं होती, जैसे कि एडहॉक रिक्रूटमेंट, एडहॉक अपॉइंटमेंट या कोई इमरजेंसी रिक्रूटमेंट वगैरह। ऐसे में भले ही पोस्ट सैंक्शन नहीं हो, फिर भी काम चलाने के लिए एडहॉक पद्धति से, एडहॉक यानी कि उस पर्पस को सर्व करने के लिए जो नियुक्ति की जाती है, जो पर्पस अचीव करना है डिपार्टमेंट में काम करा के, वो पर्पस को अचीव करने के लिए जो फॉर द टाइम बीइंग जो अपॉइंटमेंट होती है, वो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स कही जाती है। तो इसके लिए पहले से ही पोस्ट अस्तित्व में होना या उनका वैकेंट रहना ये जरूरी नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार एडहॉक पद्धति से नियुक्त किए गए लोगों को रेगुलर पोस्ट पे एब्जॉर्ब करने के लिए बाद में पोस्ट्स क्रिएट की जाती है, वो एक अलग चीज है। मगर यहां हम बात कर रहे हैं रेगुलर पद्धति से रिक्रूटमेंट की। तो रेगुलर पद्धति से रिक्रूटमेंट करने के पहले सैंक्शनड पोस्ट अस्तित्व में होनी जरूरी है और वो पोस्ट वैकेंट रहना जरूरी है। और ये जो पोस्ट क्रिएशन की जब बात आती है ना, ये एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मैटर होता है। अब पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है? तो पोस्ट केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी क्रिएट की जा सकती है। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स किसी पहले से ही अस्तित्व में हुए नियमों के खिलाफ नहीं होने चाहिए, उसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए। उसी तरह कोर्ट भी किसी भी एम्प्लॉयर को यह डायरेक्शन नहीं दे सकता कि वो पोस्ट क्रिएट करे। कोर्ट्स ने ही ये होल्ड करके रखा है कई सारे केसेस में कि ये जो पोस्ट क्रिएट करने का जो पावर है, ये एग्जीक्यूटिव का, यानी कि हमारे जो 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी में, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव होता है। ये उनका डिस्क्रिशन है, उनकी शक्ति है। हाँ, कभी कभार कोई स्पेशल एक्सीजेंसी को निभाने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है उनको कि ये पोस्ट क्रिएट करें, मगर ये ऐसी अपवादात्मक परिस्थितियां होती है। नॉर्मल रूल ये है कि पावर टू क्रिएट एंड सैंक्शन पोस्ट, इट्स एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड कोर्ट्स हैव नो रोल टू प्ले इन क्रिएशन ऑफ द पोस्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि यह भी एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, वेल सेटल्ड पोजीशन है, लीगल पोजीशन, कि जनरली जो मालिक होता है, जो एम्प्लॉयर होता है पब्लिक सर्विस में, वो बाध्य नहीं होता कि कोई भी पोस्ट वो भरे। तो अगर कोई वैकेंसी, कोई पर्टिकुलर वैकेंसी या कितनी वैकेंसी वो भरेगा या नहीं, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी पे डिपेंड करता है और ये उनका मैनेजरियल फंक्शन है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुभाष चंद्र मारवा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए पोस्ट ना भी भरे, वैकेंसी ना भी भरे। किसी और केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल वैकेंसी का एग्जिस्ट होना, अस्तित्व में होना, यही बात सफिशिएंट नहीं होगी पोस्ट भरवाने के लिए, जब तक कि एम्प्लॉयर ये नेसेसरी नहीं समझेगा कि कितनी पोस्ट्स की उनको जरूरत है और कितनी उनको खाली रखनी है, ताकि उनके जो फंक्शंस और ड्यूटीज है वो अच्छी तरह से आगे सुचारू रूप से चल सके। अब कानून यह भी सेटल्ड है कि जैसे ही वैकेंसीज अराइज होगी, वैसे ही गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई करना जरूरी नहीं है। सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल वेल सेटल्ड है। वो ये कहता है कि भले ही वहां वैकेंसी है, फिर भी राज्य उस वैकेंसी को भरने के लिए बाध्य नहीं है। ना ही किसी कैंडिडेट के अंदर ऐसा अधिकार पैदा हो जाता है कि जैसे ही वैकेंसी उत्पन्न हो जाए, वैसे ही वो गवर्नमेंट के खिलाफ ये मांग करे कि ये वैकेंसी भरी जाए। ऐसा कोई भी अधिकार किसी भी कैंडिडेट में
नहीं होता। इसका कारण तो स्पष्ट है, क्योंकि वैकेंसी भरना या ना भरना ये शक्ति जो मालिक के पास होती है, जो गवर्नमेंट के पास होती है, जो अच्छे कारणों के लिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी हो सकती है, इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं या पॉलिसी रीजंस हो सकते हैं, वो कारणों के लिए ये निर्णय ले सकता है ये पोस्ट हम नहीं भरेंगे। उसी तरह अथॉरिटीज के लिए ये भी बात खुली है कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती है तो जो वैकेंसीज है वो कितनी भरनी है उससे भी वो कम कर सकते हैं। मतलब रिटन टेस्ट और मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो ये बात की रीअसेसमेंट भी कर सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए गवर्नमेंट सभी पोस्ट भरने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। और अब इसीलिए एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को हम समझ लेंगे कि इन्हीं कारणों के वजह से यह भी कानून सेटल्ड है कि एक बार कोई कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो जाए तो भी उसे कोई लीगल राइट नहीं बनता कि वो उस जगह पर अपॉइंट भी हो। सो ए सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज नो लीगल राइट टू बी अपॉइंटेड इन अ पोस्ट। तो रिक्रूटमेंट इस विषय को लेकर आज हम यहां रुकते हैं। इसके आगे की बातें रिक्रूटमेंट के विषय को ही लेकर हम अगले वीडियो में करेंगे। अब तक जो बताया है उस पर अच्छे से मनन करें, उसे समझ लें, ताकि अगली बातें समझना आपको आसान हो। और विदा लेता हूं आपसे। मैं हूं एडवोकेट नहुष खुबालकर और मैं प्रैक्टिस करता हूं हाई कोर्ट में नागपुर में पिछले 30 सालों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय टिल देन।